आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम इस सीरीज में एक जो क्लास है अध्याय 1 की संख्या पद्धति जो है हम यही पढ़ रहे थे। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा भूमिका वो 1.1 प्रश्नावली 1.1 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की जो क्लास होगी वो हमारी प्रश्नावली 1.2 पर आधारित होगी। ठीक है। 1.2 में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमारी पहली क्लास थी जो प्रश्नावली 1.1 थी, उसके अंदर हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक पढ़ी और परिमेय संख्याएं पढ़ी। इन चारों ही संख्याओं की हमने डिटेल में पढ़ा है, उनके कुछ उदाहरण भी देखे हैं और उनकी कुछ एक्सरसाइज भी हमने की हैं। तो आई होप कि वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। और जो आपकी प्रश्नावली 1.2 है ये इसी के ऊपर आधारित है, अपरिमेय संख्याओं के ऊपर ही। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उनको हम जो हमारी संख्या रेखा होती है उस संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं उसके ऊपर आधारित है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अपरिमेय संख्याएं। भूमिका हम कर चुके हैं। यस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। देखो, अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का नाम थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना। तो परिमेय संख्या हमने पढ़ी थी, एक बार दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या थी। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं थी जिनको हम P अपॉन Q, P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हैं, वही हमारी परिमेय संख्या थी। हमने पढ़ा था ना कि जिन संख्याओं को हम P बटा Q की फॉर्म में दर्शा सके और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होती थी, ये होती हमारी परिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं इसकी जस्ट अपोजिट होती हैं, इसकी जस्ट उल्टी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में, भिन्न ये भिन्न ही है, तो इसके रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। मीन्स अपरिमेय संख्या को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दर्शा सकते। दूसरा क्या है, इनका दशमलव रूप। अब क्या है, अब कैसे बताओगे, अब आप अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में भी नहीं लिख सकते, सिंपल 1 2 3 के रूप में भी नहीं लिख सकते। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, कैसे दर्शाते हैं, कैसे दिखती हैं वो संख्याएं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हमेशा दशमलव के रूप में होती हैं। हाँ, या तो अंडर रूट के रूप में होंगी या फिर दशमलव के रूप में होंगी, वही हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं उनके। अब यहां पे मैंने एक चीज और लिखी है, दशमलव रूप अनंत तक चलता है और दोहराता नहीं है। ये क्या है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। देखो, जैसे √2 है, 2 का वर्गमूल लिया हुआ है, यहाँ पे 3 का वर्गमूल है, ये 15 का वर्गमूल है। अगर आप 2 के वर्गमूल का मान देखोगे ना तो वो क्या होता है, वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है बताऊंगी। √3 भी वर्ग ये है, अपरिमेय संख्या है। √15 भी वर्ग ये है, अपरिमेय संख्या है। पाई है वो भी अपरिमेय संख्या है। और जैसे एक दशमलव की संख्या मैंने, ये सारी मैंने लिखी हुई है, ये सब क्या है, वर्गमूल वाली संख्याएं हैं। सारी वर्गमूल वाली अपरिमेय नहीं होती हैं, कुछ वर्गमूल जो होते हैं वो परिमेय होते हैं और कुछ वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। कौन, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों वर्गमूल में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम दशमलव वाला देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे दशमलव का एक नंबर दिया हुआ है 0.0.1011011011101 अनंत तक चलता जा रहा है। कहीं पे तो इसका अंत नहीं है, बस ये चलता जा रहा है। और कोई ऐसा भी नहीं है कि दशमलव के बाद में अगर ये 10 आ गया तो आगे भी 10 आए, नहीं, ये 10 आया फिर 11 आ गया फिर 01 आ गया। इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है ना, कोई पैटर्न भी नहीं है कि सेम चीज वापस आ रही है, सेम चीज रिपीट हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखो, दशमलव रूप अनंत चलता है, मीन्स दशमलव रूप जो है वो अनंत तक चल रहा है, कोई उसका अंत नहीं है, वो चलता जा रहा है। दूसरा क्या है, और दोहराता नहीं है, मीन्स जो इसके आगे जो नंबर दिए हुए हैं वो कोई भी नंबर दोहरा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे 10 है तो 10 को दोहरा रहा हो, कि बार बार 10 आ रहा हो, या 11 है तो 11 दोबारा आ रहा हो। यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 111 आ रहा है, यहाँ पे 1111, मतलब सिर्फ कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको वो बार बार दोहरा रहा हो।
ठीक है, तो दोनों ही चीजें नहीं है, एक तो अनंत तक चल रहा है, दूसरा दोहरा भी नहीं रहा है, किसी भी चीज को, किसी भी पैटर्न को दोहरा भी नहीं रहा है। तो ऐसे जो दशमलव रूप होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलती हैं। जिनका जो अनंत होता है, जिनका जो दशमलव रूप होता है वो एक तो अनंत तक चलता है और दूसरा दोहराता नहीं है किसी चीज को, तो वो क्या हो जाती है, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब मैं आपको वर्गमूल का भी डिस्कस करूंगी। जैसे वर्गमूल है, वर्गमूल यहाँ पे मैंने दिया है 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 15 का वर्गमूल, ये है, यही सिर्फ अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर मैं वर्गमूल 4 लिखूं तो वो अपरिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, परिमेय संख्या ही है। ठीक है, अगर मैं वर्गमूल 9 लिखूं तो वो क्या है, वो भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो वर्गमूल में आप कैसे पता करोगे कि ये वर्गमूल संख्या है या वर्गमूल में आप कैसे पता करोगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये इस स्लाइड में बस मुझे आपको यही बताना था कि ये वाला जो है अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं उनको हम p बटा q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, और उनका जो दशमलव रूप होता है वो अनंत तक चलता है और दोहराता भी नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। ठीक है, दूसरा ये है कि देखो, अगर मैंने 4 के ऊपर वर्गमूल लगाया, इसको वर्गमूल ही बोलते हैं हम, ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। तो अगर 4 के ऊपर वर्गमूल लगाया, 4 के ऊपर वर्गमूल लगाया है तो उसका मान क्या होता है, हम 2 ही लेते हैं, जनरली हम 2 ही लेते हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो अगर आप देखो 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये ऊपर ये वर्गमूल है आपका, तो ये वर्गमूल का मान क्या होता है, 2 का स्क्वायर, और वर्गमूल का मान होता है 1/2। तो 2 और 1/2 आपस में कट जाते हैं और फिर हमारा क्या आ जाता है, उत्तर हमारा 2 आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 की जगह -2 भी लूं, अगर मैं 2 की जगह -2 भी लूं तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, -2 का स्क्वायर अगर हम करें तो वो भी 4 ही आता है। लेकिन जब भी आपको किसी भी चीज का वर्गमूल निकालना हो तो हमेशा हम यहाँ पे धनात्मक संख्या ही लेते हैं, ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं। मीन्स अगर 4 का वर्गमूल निकालना है तो पॉसिबल तो दोनों है कि +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली +2 ही लेते हैं, -2 नहीं लेते हैं। यही मैंने यहाँ पे बताया है। आपको याद होगा कि जब कभी हम प्रतीक का प्रयोग करते हैं तब हम यह मानकर चलते हैं कि यह संख्या का धनात्मक वर्गमूल है, मतलब इसको धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन पॉसिबल दोनों है। इसका जो √4 है, जो वर्गमूल 4 है, इसका मान +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे और अच्छे से डिस्कस करते हैं इसी अपरिमेय संख्या को। ओके, यहाँ पे आ गई वास्तविक संख्या, लेकिन वास्तविक संख्या आने से पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में बताना चाहती हूँ। अपरिमेय संख्या थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, अपरिमेय संख्याएं हैं, रुको 1 मिनट। देखो, जैसे आप लोगों को ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप वास्तविक संख्याओं को अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे चलो हम देखते हैं। देखो, एक होती है हमारी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, राइट। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वही होती हैं। तो P/Q की फॉर्म में बहुत सारी आ गई है। देखो हमारे पास कौन सी आ गई, माइनस वाली संख्या भी आ गई, -1, -2, ये सभी भी आ गई, 0 भी आ गया, 1, 2 भी आ गया, क्योंकि 1 को 1/1, 1/1, 2 को 2/1 ऐसे लिख देंगे। तो ये सारी संख्या भी आ गई। दूसरी कौन सी हो गई, जैसे रूट है मेरे पास, मान लो √4 है, तो √4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर √9 है तो उसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √25 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जो पूर्ण वर्ग वाले जो नंबर्स होते हैं ना, पूर्ण वर्ग वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलती हैं, जिनका पूर्ण वर्ग है। ठीक है,
लेकिन अगर दूसरी कुछ दशमलव संख्याएं भी होती हैं, उनको भी हम, जैसे अगर हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, मान लो p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक ये वाला फॉर्म भी आ सकता है, जैसे आ गया 3/2, 3/2 आ गया। 3/2 का अगर हम मान देखेंगे तो वो कितना आ गया, 2 एकम 2, फिर 1 बच गया, है ना, तो कितना आ गया, 2 पंजो 10, 1.5। 3/2 का कितना आएगा, 1.5। तो दशमलव देखो, यहाँ दशमलव के बाद में जो संख्या आ रही है उसका अंत हो गया, वो शांत हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो जिसका दशमलव का जो विस्तार है, इस विस्तार में अगर संख्याएं शांत हो जाती हैं, अनंत तक नहीं चलती हैं, तो वो सब किसमें आती है, हमारी परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। वो सब हमारी किसमें आती है, परिमेय। तो 1.55 ये परिमेय संख्या के अंदर आएगा। लेकिन वही अगर मैं 1/3 लिख दूं, मान लो 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, अगर 1 में 3 का भाग दिया तो पहले 0 आ जाएगा, कुछ आएगा नहीं, फिर पॉइंट ले लिया तो 10 हो जाएंगे, तो 3 का भाग देंगे तो 3 3 9। तो आप देखोगे ना, तो इसका भागफल ऐसे आता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। आप जैसे जैसे इसको करते रहोगे, इसका भागफल क्या आता रहेगा, 3 3 3 3 3 अनंत तक चलता रहेगा, कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो एक कुछ ऐसे विस्तार वाले दशमलव होते हैं, दशमलव संख्याएं होती हैं। तो इन दोनों में से ये वाला भी जो है, ये वाला भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि देखो दशमलव विस्तार है जो है हमारा, उसी को हमें ध्यान में रखना है, वहीं से हमें पता चलेगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी और अपरिमेय संख्याएं कौन सी। सिर्फ दशमलव का जो विस्तार है उसको ही हमें गौर से देखना है, वहीं से हमें पता चलेगा कि परिमेय संख्या कौन सी और अपरिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या में क्या होगा कि जो दशमलव का जो विस्तार है वो शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, इसके बाद में आगे नहीं चलेगा। मतलब थोड़ी देर, जितनी देर चलना है, 4 5 6 7 जितने नंबर चलना है उतने नंबर चल जाए, उसके बाद में बंद हो जाए। ऐसा नहीं है कि अनंत तक चलता रहे, कोई अंत ही ना हो। और अगर वो अनंत तक चल रहा है लेकिन वो कोई एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे 3 3 3 वापस वापस वही चीज आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, दोहरा रहा है उसी चीज को, तो ये दोनों ही कंडीशन अपरिमेय संख्या की होती है। दशमलव का जो विस्तार हो रहा है लेकिन वो शांत हो जाता है तो भी परिमेय संख्या है। अगर दशमलव का विस्तार हो रहा है लेकिन वो शांत नहीं हो रहा, लेकिन वो एक ही चीज को दोहरा रहा है वहां पे, तो भी वो क्या होगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ये सभी जो कंडीशन होती हैं ये किसकी होती हैं, परिमेय संख्या की होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी के साथ में अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो ये हो गई परिमेय संख्याएं, अब मैं लिखती हूँ अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं में इसका अपोजिट होता है। देखो या तो अपरिमेय संख्या में या तो रूट वाली संख्याएं आएंगी, या फिर कौन सी आएंगी, दशमलव वाली संख्याएं आएंगी, दशमलव वाली संख्याएं आएंगी। सिर्फ 2 टाइप की संख्याएं आएंगी अपरिमेय संख्याओं में, ठीक है। और दूसरी जो p/q वाली है वो तो आएंगी नहीं। अब देखो रूट वाली कौन सी आएंगी, जैसे √2 है, √2 है, अगर आप इसका मान लिखते हो ना तो पता क्या आता है, 1.414, आगे भी इसका चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं होता। अगर √2 का मान देखोगे ना, हम क्या करते हैं जब भी कोई गणना करते हैं तो वहां पे √2 का मान हम क्या लेते हैं, √2 का मान होगा 1.414, ऐसा ले लेते हैं। तो शुरू की बस 3 डिजिट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ये क्या करता है कि चलता रहता है, ये क्या करता है कि चलता रहता है, वहां पे इसका अंत होता नहीं है, राइट। ये क्या करता है कि यहाँ पे इसका अंत होता नहीं है, ये आगे अनंत तक चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है। तो हमने अभी अभी देखा था कि जो दशमलव का जो विस्तार हो रहा है, अगर वो अनंत तक चलता रहता है, शांत नहीं होता है, तो वो किस में आती है, वो आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। जिसमें दशमलव का विस्तार जो है वो शांत नहीं हो रहा है, वो किस में आई, अपरिमेय संख्या में आई, ठीक है। दूसरा हमारा दशमलव विस्तार का क्या आता है कि अगर मान लो ये आता है 0.0.012347135 कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई तो अंत नहीं है, ना तो इसका दशमलव का विस्तार है, ना तो रुक रहा है,
ना किसी चीज को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है किसी भी चीज को, कुछ भी नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोनों ही जो कंडीशन होती हैं ये हमारी किसकी होती हैं? अपरिमेय संख्या की होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं सिर्फ दो ही टाइप की होती हैं, एक तो अंडर रूट वाली होती है, सभी अंडर रूट वाली नहीं होती हैं। मैंने आपको बताया है जिनका वर्गमूल अगर हम निकालें और वो एक पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है, तो वो वाली नहीं होती हैं। ये वर्गमूल वाली कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनका मान अगर हम निकालते हैं और वो पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि √2 है, ये किसी का पूर्ण वर्गमूल नहीं है ना, तो यहाँ पे जो आता है, इनकी जो वैल्यू आती है वो अनंत तक जाती है, इसलिए ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। दूसरी, अगर दशमलव में कोई संख्या दी हुई है और दशमलव के बाद में जो संख्याएं आ रही हैं वो कहीं शांति नहीं हो रही, अनंत तक चलती जा रही हैं, कोई दोहरा नहीं रही है, तो ऐसे वाली दोनों ही कंडीशन जो होती है वो अपरिमेय संख्या की होती है। ठीक है, ये जस्ट आपको याद रखना है, दोनों के अंदर अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, तो अभी अगर हम अभी देखें कि हमारा जो है, जो हमारी लाइन रेखा है, उस लाइन रेखा में आपने सभी नंबर्स कवर कर लिए क्या? राइट, तो अगर हम देखें, राइट, अभी क्या आता है? अभी आती है हमारी वास्तविक संख्याएं, लेकिन वास्तविक संख्याओं पे आने से पहले हम एक चीज और देखते हैं कि जैसे हमारी नंबर लाइन आती है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, है ना? नंबर लाइन कौन सी होती है? जो ये वाली, अगर ये वाली कोई नंबर लाइन है हमारे पास और हमसे कोई पूछे कि हमने अभी तक बहुत सारे नंबर पढ़ लिए हैं, प्राकृतिक नंबर पढ़ लिए, पूर्ण नंबर पढ़ लिए, पूर्णांक पढ़ लिए, परिमेय पढ़ लिए और अपरिमेय नंबर पढ़ लिए, मतलब 5 नंबर पढ़ लिए हमने, और पांचों नंबर आपको याद होने चाहिए, पांचों संख्याएं आपको याद होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या में कौन सी आती है, पूर्ण संख्या में कौन सी आती है, परिमेय कौन सी आती है, सभी आपको पांचों का आपको ये पता होना चाहिए। ये देखो सेंटर में जो लाइन रेखा होती है उसमें बीच में क्या होता है? 0 होता है, इधर क्या आता है? 1 2 3 आता है, मतलब प्राकृत संख्याएं आती हैं हमारी, ये सब प्राकृत संख्याएं। 0 मिल गया तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई, और जब माइनस वाला भी इनके अंदर मिल गया तो ये क्या बन गई? पूर्णांक संख्याएं मिल गई। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं। और कोई अगर आपसे पूछे कि प्राकृत संख्या हो जाए, ये पूर्ण संख्याएं हो जाए और पूर्णांक संख्या हो जाए, तो क्या लाइन रेखा पर जो संख्या रेखा दी हुई है इसके ऊपर जितने भी नंबर हैं वो सारे कवर हो गए क्या? लेकिन नहीं, वो सारे कवर नहीं हुए। सारे कवर कब होते हैं? इन लोगों के बीच में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं भी आ रही हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/2, तो 3/2 मेरी प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक संख्या भी नहीं है, तो ये 3/2 क्या है? 3/2 एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या इस लाइन में कहां पे आएगी? यहीं पे आएगी, क्योंकि इसका अगर हम मान निकालते तो वो कितना आता है? 1.5 आता है। 1.5 कहां पे आएगा? 1 और 2 के बीच में कहीं पे आता है, तो यहाँ पे आएगा। तो ये जो संख्याएं हैं इनके बीच बीच में परिमेय संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है, कहीं पे परिमेय संख्याएं आ रही हैं, कहीं पे अपरिमेय संख्याएं आ रही हैं। और अगर हम इन 3 संख्याओं में कौन कौन सी, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, इनमें अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, ये 2 संख्या और ऐड कर दें और फिर पूछे कि क्या अभी जो संख्या रेखा है उसके ऊपर जितने भी नंबर हैं सारे नंबर आ गए हैं, तो यस, सारे नंबर आ गए हैं। संख्या रेखा पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे किस किस में आ गए? इनमें आ गए। जो 5 संख्याएं हमने पढ़ी हैं इन 5 संख्याओं में आ गए। और अब आपको मैं बताती हूं कि जो 5 संख्याएं हमने पढ़ी हैं उन सबको मिला के बनती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिनको हम आर से दर्शाते हैं। वास्तविक मतलब रियल, तो रियल से आर आ गया और आर से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो किन से मिली होती हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। क्योंकि अब आप बोलोगे कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो वो सारे के सारे किस में आ गई? वो सारे की सारी हमारी परिमेय संख्या में आ गई। परिमेय संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आ गई है
पूर्ण संख्या भी आ गई और पूर्णांक संख्या भी आ गई। ठीक है, तो अभी इस वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो जो संख्या रेखा है पर मौजूद सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पे जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे ये सभी हैं, ये सभी के सभी हम किसमें? संख्या रेखा पे के ऊपर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब क्या आता है? अतः तो जो इसमें यह भी बताया है कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे मिलके बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से। तो अगर वास्तविक संख्या होगी या तो परिमेय होगी वो, या फिर अपरिमेय होगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगी। और इसीलिए जो संख्या रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वास्तविक संख्या रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि वास्तविक के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी संख्याएं हम संख्या रेखाओं के ऊपर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या रेखा भी बोलते हैं। तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं उनकी परिभाषा थी जो मैंने आपको बताई है। अब हम आगे देखते हैं। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हो गई है तो अब हम देखते हैं, आज हम देखेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको एक संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित करते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोले कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण कीजिए, मीन्स वर्गमूल 2 संख्या रेखा पर कहां पे आएगी? क्योंकि अभी अभी हमने कहा है कि संख्या रेखा है उस पे कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, मीन्स सभी वास्तविक संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या को तो हमें लाइन संख्या रेखा पे निरूपित करना आता है, लेकिन अगर अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं तो क्या हम उनको भी निरूपित कर सकते हैं? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब आया हमारे पास वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41415 आगे का अनंत तक चलता है। अब मेरे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं इसकी कि मैं जाके वहां पे इसको पॉइंट कर दूं कि यहाँ पे आ जाएगा। ये तो अनंत तक चल रही है, मैं कहां स्टॉप करूं? अगर मैं करूं 1.414 और उसको निरूपित कर दूं तो वो गलत होगा मेरे लिए। ऐसा नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे √2 को, वर्गमूल 2 को कैसे निरूपित करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या रेखा है इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन को बना लेंगे। ठीक है, लाइन को बना लिया। फिर ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर कौन सा है? जहां पे हमारा 0 है। ठीक है, 0 से एक की दूरी पर, 1 यूनिट की दूरी पे हमने एक पॉइंट ले लिया A। हमने एक पॉइंट ले लिया A जो कि ये है, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 1 है। अब 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, वो कुछ नहीं, बस एक यूनिट है। ठीक है, तो 0 से 1 तक मैंने 1 यूनिट ले लिया। ये तो मैं सीधा सीधा ड्रॉ कर सकते हैं ना, 0 से 1 तक 1 यूनिट। और फिर हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर एक लंब ले लेते हैं, इसी के ऊपर एक लंब ले लेते हैं, और वो भी कितने का? वो भी 1 ही यूनिट का। तो वो लंब ले लिया मैंने, इस पे सीधा सीधा लाइन खींच दी, और वो मेरा पॉइंट आया, मेरा B पॉइंट। और A और B की जो दूरी है वो कितनी है? वो भी 1 है, वो भी 1 है। ठीक है, ये तो हम स्केल से ही कर सकते हैं। 1 यूनिट इधर लिया और 1 यूनिट इधर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब क्या करेंगे, अब जो मेरा जो सेंटर है और जो B है, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया। ये वाली रेखा है, इससे मिला दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये एक त्रिभुज बन गया। कैसा वाला त्रिभुज? देखो, ये ऐसा वाला त्रिभुज, राइट। ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया आपका। 0 A और B, हमें 0 से A तक की दूरी पता है 1 है, A से B तक की दूरी पता है 1 है, और हमें दूरी कौन सी निकालनी है? 0 से B तक की दूरी निकालनी है हमें, कि 0 से B तक की दूरी कितनी होगी। तो इसके लिए आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है? आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, और उसमें नहीं पढ़ी तो अच्छे से याद कर लो। देखो, ये जो अगर हमारा त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, ये नीचे वाला है, इसको तो हम आधार बोलते हैं। जो ये खड़ा है ये हमारा क्या है? लंब है। और ये क्या है? ये हमारा कर्ण है। ठीक है,
तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही पढ़ा था हमने पाइथागोरस प्रमेय के अंदर। अभी हमें क्या निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। ये हमारा कर्ण ही है, ओबी जो है, ओबी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। लंब कितना है मेरा, ए से बी तक कितना हो गया, देखो पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ, मैं मिस नहीं करती। आधार कौन सा है, 0 से ए, तो 0 से ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए से बी प्लस ए से बी का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अभी क्या आ जाएगा, 0 से ए, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, एक प्लस एक कितना हो गया, 2, ठीक है। तो ओबी का स्क्वायर कितना है, ओ बी का स्क्वायर कितने के बराबर है, 2 के बराबर। लेकिन मुझे तो सिर्फ ओबी निकालना है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो ओबी की वैल्यू क्या होगी, ओबी इज इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट 2। कितना हो गया, अंडर रूट 2। इसका मतलब है ओ से बी की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, इसको तो हमें लाइन पे लेके आना है ना, ये तो ऊपर आ रहा है, लाइन पे नहीं आया, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो प्रकार होता है, ठीक है, उस प्रकार को आप खोलोगे कितना, यहाँ पे जो यहां से लेके ओ से बी तक की जो दूरी है, उस दूरी का आप प्रकार खोलोगे, ठीक है, और उसका सेंटर कहां पे लोगे, 0 पे लोगे उसका सेंटर, और यहां तक खोलोगे उसको, और खोल के फिर उसका चाप लगा दोगे आप। उसका चाप कहां पे, इस लाइन के ऊपर लगा दोगे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक खोलोगे और फिर उसका आप यहां पे चाप लगाओगे, और वो चाप लगेगा ये वाला चाप आपका, ठीक है। ये यहां से लेके यहां पे इसका चाप लगाओगे, तो ये चाप लगा आपका कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी के ऊपर लगा, ठीक है, पॉइंट पी पे लगा। तो अब क्या होगा, 0 से पी की जो दूरी है, कौन सी, 0 से पी की जो दूरी है, ओपी बराबर हमारा हो जाएगा √2। ओपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √2। अब देखो, अब आप चेक भी कर सकते हो, हमें पता है कि √2 की वैल्यू हम कितने लिखते हैं, जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो 1.414 लिखते हैं। तो देखो यहां से 1 है, ओ से लेके ए तक 1 है, 0.5 यहां तक आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.414 कितनी होती है, 1.414। तो देखो 5 से थोड़ा सा ही कम है, ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ही 5 से कम आ रहा है, ठीक है। तो यहां से O से P तक की जो दूरी है वो हमारी हो जाएगी √2। तो आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको √2 को अगर इस लाइन पे दर्शाना है, इस लाइन पे निरूपित करना है, तो आप आराम से कर लोगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है कि √3 को निरूपित करना है। अभी हमने किसको किया था, √2 को निरूपित किया था, अभी हमें किसको करना है, √3 को निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी नंबर लाइन है इसको ड्रॉ करेंगे। देखो आप लोग इसको ड्रॉ कर लोगे, जैसे ये ड्रॉ की हुई है वैसे की वैसे आप ड्रॉ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे हमने वो स्टेप हम सेम लेंगे, जहां तक हमने √2 लिया था वो √2 यहां पर भी लेंगे। सेम क्या लेंगे, 0 से यहां पे मेरा सेंटर है, फिर मैंने क्या किया, एक की दूरी पर, 1 यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट है मेरा ए। तो 0 से 1 की दूरी कितनी होगी, ए हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक सीधा लंब लिया, वो लंब कौन सा है, ए बी, और ए बी की दूरी भी कितनी है मेरी, 1 है। तो फिर मैं निकालूंगी ओ से बी तक की दूरी कितनी निकल जाएगी, ओ से बी तक की दूरी मेरी निकल गई √2। कितनी निकल गई, √2 निकल गई। ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हम ये यहां तक ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हमें क्या निकालना है, √3 निकालना है। √3 निकालना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो b है, इस b के ऊपर एक लंब ले लो, इस b के ऊपर लंब लिया तो ऐसे लंब आ गया, तो ये लंब आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और जो लंब लेंगे उस लंब की दूरी कितनी लेंगे,
1 यूनिट ही लेंगे। जैसे पीछे भी हमने लंब की दूरी कितनी ली थी, 1 यूनिट, यहाँ पे भी हम 1 यूनिट लेंगे। तो ये हो गया बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक कितनी दूरी है, 1 है। और ये हो गया ओ से लेकर बी तक √2 है दूरी। अब मैं क्या करूंगी, ओ को डी से मिला देती हूँ, ओ से डी को मिला देती हूँ, मिला दिया। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ये भी देखो, अगर हम देखें तो एक त्रिभुज ही बन गया है। ये कैसे बना है, ये ऐसे बना है। ये ऐसे वाला त्रिभुज बना ना, नहीं देखो यहाँ ऐसे नहीं, ये कैसे बना है, ऐसे और फिर ऐसे, इसके ऊपर 90 डिग्री है। इधर कितना है, इधर जो है हमारा, इधर जो है वो 90 डिग्री है, राइट। यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री है और फिर यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा 0 सॉरी ओ, और ये है मेरा बी, और ये है मेरा डी। 0 सॉरी ओ बी डी। अब मुझे ओ और बी की दूरी तो पता है कितनी है, √2 है, हमने पहले निकाली थी। और बी और डी की दूरी कितनी है, 1 है, ये भी मुझे पता है। मुझे निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी है, ओडी की। इसमें भी पाइथागोरस लगाते हैं। देखो ये मेरा क्या हो गया, आधार। देखो अभी हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, पाइथागोरस में क्या होगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ही लगा देती हूँ। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होगा। आधार कितना है मेरा, यही तो मेरा आधार है, क्योंकि इसी के ऊपर तो लंब बनाया हुआ है, तो यही मेरा आधार है। आधार कितना है, ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। लंब कितना है, बीडी का स्क्वायर, और इसका फिर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ओबी कितना है मेरा, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस बीडी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ओके। अब इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2 का अगर स्क्वायर करूंगी तो कितना आ गया 2, प्लस ये 1 आ गया, और ये इसका अंडर रूट आ गया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया √3। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, कर्ण की। कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया हमारा √3। तो ये कर्ण जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा √3, ठीक है। ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अगर आपको √4 को ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, √3 ये आ गया, यहां से लंब ले लो, यहां से आप लंब ले लो, उसको मिला दो, फिर वो √4 आएगा, फिर उसके आगे वाला √5, फिर √6, ऐसे एक क्या बन जाएगा, ऐसे एक सर्पिलाकार का व्यू बन जाएगा, ठीक है। जो कि आप लोगों की एक्टिविटी में दिया हुआ है, आप लोग सेम इसी को ड्रॉ करके बना सकते हो ऐसे। अब क्या आ गया, √3 तो हमने यहाँ पे तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमें तो लाइन पे बताना है कितना है। तो लाइन पे तो जब आपके पास आ गया तो आप लाइन पे कैसे करोगे, आप सिंपल प्रकार लोगे, प्रकार को खोलोगे, कितना खोलोगे, यहां से लेके यहां तक डी तक खोलोगे, ठीक है। यहां से लेके ओ से लेके डी तक खोलोगे, और इसको सेंटर मानोगे, इसको ओ को केंद्र मानोगे, और यहाँ पे जो खोला हुआ है वहां से इस लाइन के ऊपर आप चाप लगा दोगे, और वो चाप कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, क्यू के ऊपर आपका चाप लग जाएगा, ठीक है। क्यू के ऊपर आपका चाप लग जाएगा, तो ओ से क्यू की जो दूरी है, ओ से जो देखो ये ऐसे चाप लगेगा, राइट। तो ओ से क्यू की जो दूरी है, वो जो दूरी है वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी हमारी √3। ये कितनी हो जाएगी, √3। और जो पहला वाला, जो बी से जो चाप लगा था, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगा था, और उस पॉइंट को हमने पी बोला, तो ओ से पी की दूरी कितनी थी हमारी, वो थी √2, ठीक है। ऐसे ही किसी की भी, आपको किसी को भी अगर निरूपित करना है तो आप क्या कर सकते हो, संख्या रेखा पे लेके निरूपित कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो वो हमारी पूरी हो गई है, जो भी उदाहरण दिए हुए थे वो उदाहरण हमने कर लिए हैं। अब आपकी प्रश्नावली स्टार्ट हो गई है। प्रश्नावली में देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यस, होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं
जो वास्तविक संख्याएं हैं उसको हमने दो में डिवाइड किया है कि वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी, या तो परिमेय होंगे या फिर अपरिमेय होंगे वास्तविक संख्या। इसका मतलब हम उल्टा भी बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है वास्तविक संख्या। तो ये बोलती है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, यस, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जितनी भी हैं वो सारी की सारी वास्तविक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट सत्य है। ठीक है, अब अगला क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा मतलब जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली जो लाइन थी हमारी 0, जिसके इस साइड में राइट साइड में क्या पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में इसके सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ऐसा ही है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है? नहीं, 1 है ये कोई रूट का थोड़ी है, 2 है ये रूट का थोड़ी है। ठीक है, तो और बीच में अगर मान लो कोई नंबर आ रहा है मेरा, चलो अगर हम 2 को बोल दें कि 2 तो रूट 4 है, लेकिन 3 है वो किसी का रूट थोड़ी है। अगर जो हमारा पॉइंट ये जो 3 है ये किसी का रूट थोड़ी है, 5 है वो किसी का रूट थोड़ी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये असत्य है। असत्य में आप बोल सकते हो कि जैसे 3 है, जो पॉइंट 3 है ये किसी का भी रूट नहीं है। ठीक है, तो असत्य है। अब आता है थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, ये असत्य है। ये भी क्या है, ये भी असत्य है। 2 भी असत्य है और 3 भी असत्य है, क्योंकि ये बोलता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, कि अब वास्तविक संख्याएं हैं वो तो परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं क्या अपरिमेय होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो परिमेय भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। मैं आपको पहले ही दे चुकी हूं, दोबारा बता रही हूं। जैसे रूट 4 है, जैसे 4 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं, 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आता है? 2 आता है। ये आप लोगों को पता है कि 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2 आता है। तो 2 जो है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ये जो 2 है ये तो क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, 2 एक हमारी परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, राइट। तो ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो आप, मान लो रूट 9 ले लिया आपने, रूट 9 का कितना होगा? 3 होगा। रूट 9 का कितना होगा? 3 होगा, बिकॉज 3 3 9, तो 9 हो गया, 3 हो गया। तो 3 को हम क्या करते हैं? 3/1 में लिख सकते हैं, और 3 हमारी क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, यहाँ पे तो वर्गमूल देखो अपरिमेय नहीं है, सारे के सारे क्या है? परिमेय है। हाँ, अगर आप √2 लोगे, अगर आप √2 लेते हो तो हमें पता है 1.41415, ये जो है ये अपरिमेय है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यस, कुछ वर्गमूल ऐसे भी होते हैं जो परिमेय हैं और कुछ वर्गमूल ऐसे होते हैं जो अपरिमेय हैं। तो अगर आपसे ऐसा पूछा हो तो जो परिमेय वाले हैं उनका एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हो उनको। अब बताइए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ओके, ठीक है। देखो, अगर हमें √5 को निरूपित करना है तो देखो 5 हमें पता है कि किससे बना होता है। 5 के हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। हमें किसको निरूपित करना है? √5 को करना है, राइट। √5 को करना है तो हमें क्या करना है? अंदर वाला जो नंबर है, अंदर वाला नंबर कितना हमारा? 5। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं 4+1। अगर नंबर लाइन में जब भी लिखना हो तो एक तो आना ही चाहिए हमारे साथ में, क्योंकि जो लंब लेते हैं, जो लंब बनाते हैं वो तो एक यूनिट का ही बनाते हैं। तो अगर मैंने 4+1 किया तो 5 हो गया। अब 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 मेरा कितना है? 4 को एक सिंपल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है प्लस 1,
1 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब है देखो मैंने 4 को क्या लिखा 2 का स्क्वायर, 1 को क्या लिखा 1 का स्क्वायर। इस यहां से मेरे को एक चीज और समझ में आ गई, मेरे दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो गई। क्या कि अगर मेरा आधार 2 हो और मेरा लंब 1 हो तो जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अगर दोबारा बोल रही हूं, अगर आधार 2 हो और लंब 1 हो तो कर्ण कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से। देखो ये हमारी लाइन रेखा है, आगे लाइन रेखा, ये हमारा 0 है। हमें किसको निरूपित करना है, √5 को। √5 को मैंने तोड़ लिया किसमें, 4 और 1 में। तो अब मैं देखूंगी जो 4 है वो किसी का स्क्वायर है क्या, यस 4 है वो 2 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगी, यहां से 2 की दूरी ले लूंगी, यहां से एक पॉइंट ले लूंगी ए, और उसके बीच की दूरी कितनी होगी, उसके बीच की दूरी होगी 2। उसके बीच की दूरी कितनी होगी, 2 यूनिट। ठीक है, और फिर मैं इसके ऊपर लंब ले लूंगी, ए के ऊपर लंब लूंगी और वो लंब होगा मेरा बी, और उसकी जो दूरी है वो कितनी होगी, उसकी जो दूरी है वो होगी मेरी 1 यूनिट। मीन्स ओ ए इज इक्वल टू 2। ओ ए किसके बराबर है, 2 के, और ए बी किसके बराबर है, 1 के। अब मैंने क्या किया, इस केंद्र को बी से मिला दिया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये एक मेरे पास त्रिभुज बन गया, ओ ए बी का त्रिभुज बन गया, जिसमें आधार क्या हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ओ ए आधार हो गया, ए बी लंब हो गया, और ओ बी कर्ण हो गया कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, √ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आधार कितना है हमारा, देखो कर्ण कितना है, OB, ये है OB, आधार कितना है OA, तो OA का स्क्वायर प्लस AB हमारा लंब है तो इसका स्क्वायर। OA कितना है मेरा, 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 1 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 तो ये कितना हो गया, √5। इसका मतलब है कि OB कितना हो गया मेरा, OB आ गया मेरा √5। OB कौन सा है, यहां से लेके यहां तक, ये मेरा कितना आ गया, √5 आ गया, √5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, √5 हमने यहाँ पे तो ड्रॉ कर लिया, हमें क्या करना है, जो संख्या रेखा है उसके ऊपर निरूपित करना है। तो आप क्या करोगे, प्रकार लोगे, यहां से लेके बी तक उसको खोलोगे, और यहां से फिर उसको आप चाप लगाओगे, यहाँ पे इसको केंद्र मान के यहाँ पे टिका के रखोगे, और चाप कहां पे लगाओगे, यहां से जितना खोला है यहां से आप चाप लगाना स्टार्ट करोगे, और आप नीचे तक यहां तक इसके चाप लगाओगे। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका चाप लग जाएगा ये वाला, यहां पे चाप लग जाएगा। तो ये जो बिंदु होगा, मान लो हम इसको P मान लेते हैं, तो ये जो बिंदु होगा OP, O से P तक, O से जो P तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास √5। OP इज इक्वल टू √5। ठीक है, यस। तो आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसको आप संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो आप क्या करोगे, जो अंदर वाला नंबर है एक बार उसको तोड़ के देख लो। एक है उसका जो हम लंब लेते हैं वो एक यूनिट का लेते हैं, तो उसको आप 1 रखो, दूसरे को आप तोड़ लो। तो एक में कितना जोड़े कि 5 बन जाए, एक में 4 जोड़ते हैं कि 5 बन गया। ठीक है, अब 4 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या, यस हाँ है, 2 का स्क्वायर करते तो 4 आ जाता है, मैंने 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख दिया, ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो मुझे पता चल गया, यहां से जब ये वाली फॉर्म आई तो मुझे पता चल गया, यस हमें आधार 2 ले लेना चाहिए और लंब है वो 1 ले लेना चाहिए। तो फिर जो हमारा कर्ण आएगा वो हमारा √5 का हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये वाली दूरी ली है ये मैंने कितनी ली, 2 ले ली। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां से समझ में आ गया था कि मुझे कितनी लेनी है, 2 लेनी है, इसलिए मैंने उसको 2 ले लिया। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, यस ये थी हमारी आज की क्लास। और नेक्स्ट क्लास में
हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे। पहले उसके जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण हैं, वो सारे उदाहरण करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को कैसा लगता है वो सब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।